कहते हैं धरती के नीचे एक ऐसा लोक है जहां सांप नहीं बल्कि नाग रहते हैं। दैत्य नहीं बल्कि ऋषि सम शक्तियां रखने वाली दिव्य जाति। एक ऐसा लोक जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती लेकिन वहां का आकाश प्रकाशमान है। एक ऐसा लोक जिसे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब तक मानव धर्म के मार्ग पर चलेगा नागलोक का द्वार बंद ही रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे ग्रंथों में 17 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहां से नागलोक का प्रवेश द्वार आज भी मिलता है। सृष्टि की आदिकालीन नीरवता में जब न प्रकाश था न अंधकार, न दिशा थी न गति, तब ब्रह्मा की संकल्प से उत्पन्न हुए प्रजापति कश्यप, जिन्होंने अदिति, दिति, दनु, कद्रु और विनता जैसी पत्नियों के माध्यम से समस्त प्राणियों को जन्म दिया। इन्हीं में से कद्रु से जन्मी नाग जाति, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, कुलिक, महापद्म, अनंत जैसे महाबली नाग शामिल हुए और इन्हीं नागों ने आगे चलकर नागलोक नामक उस दिव्य रहस्यमयी भूमिगत लोक को बसाया, जिसे वेदों में पृथ्वी के नीचे स्थित महातल लोक कहा गया है। जहां का वातावरण न पृथ्वी का है न पूर्णतः दैवी, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्म ज्योति से प्रकाशित महल, रत्नों से जड़ित गलियारे और दिव्य नाड़ियों से प्रवाहित ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में नागों को अहि कहा गया है, जिसका अर्थ केवल सांप नहीं बल्कि विशाल शक्ति वाले सेमी डिवाइन प्राणी है, और अथर्ववेद में उनका उल्लेख पृथ्वी के रक्षक, जलचक्र नियंत्रक तथा भूमिगत रहस्यों के संरक्षक के रूप में मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि कद्रु और विनता के बीच उच्च नीच रंग के घोड़ों को लेकर विवाद हुआ। कद्रु ने छल करके विनता को पराजित किया और उसके वंश अर्थात गरुड़ को दास बनाना चाहा। यही वह क्षण था जब नागों और गरुड़ और आगे चलकर मनुष्यों के बीच दैवी शत्रुता की शुरुआत हुई। शेषनाग, जो नागों में सबसे तेजस्वी और सर्वज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने अपनी स्वयं की माता कद्रु और भाइयों के छलपूर्ण स्वभाव से दुखी होकर तीव्र तप किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वे पृथ्वी को धारण करेंगे। यही कारण है कि विष्णु पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर विराजमान है। ये प्रतीकात्मक नहीं माना गया बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा धारण के रूप में वर्णित है, जहां अनंत नामक ऊर्जा ध्रुव पृथ्वी के संतुलन को स्थिर रखता है और नाग जाति इस अनंत ऊर्जा की उपजाति मानी जाती है। तक्षक, जो आगे चलकर महाभारत में अर्जुन के वंश पर प्रहार करेंगे, उनके बारे में हरिवंश पुराण कहता है कि वे अग्नि तत्व से उत्पन्न तेजस्वी नाग थे और उनका शरीर रूप बदल सकता था। वे इच्छानुसार दिव्य पुरुष, तेजस्वी योद्धा अथवा विशुद्ध नाग रूप धारण कर सकते थे। करकोटक नाग का उल्लेख रामायण के उत्तर कांड में है, जहां वे तपस्या करने पर शापित हुए और बाद में नल कुबेर और नल दमयंती कथा में महत्वपूर्ण पात्र बने। पद्मनाग और महापद्मनाग जल शक्ति के संचालक माने गए हैं तथा इन नागों का क्षेत्र नागलोक की रत्न नदी कहलाती है, जहां की धारा काल वह सांपों द्वारा संरक्षित है। स्कंद पुराण कहता है कि नाग केवल विषधारी प्राणी नहीं बल्कि रसायन विद्या, तत्व ज्ञान, चिकित्सा, नागलिपि और भूमिगत स्थापत्य के उस्ताद थे और उनकी सभ्यता धरती की किसी भी सभ्यता से पुरानी मानी जाती है। जहां मनुष्य लोहे और पत्थरों से निर्माण करते थे, वहीं नाग मणि ऊर्जा और नागशिला नामक जैव दीप्तिमान खनिजों से महल बनाते थे। इन्हीं के कारण नागलोक में सूर्य के बिना भी प्रकाश था। कद्रु के पुत्रों की संख्या 1000 बताई गई है। ये सभी पृथ्वी के भीतर विभिन्न कक्षों में बसे हुए थे और इन्हीं से नागलोक का विस्तार 7 पातालों तक फैल गया। पुराणों में लिखा है कि देव, असुर और मनुष्य तीनों नागों से प्रभावित थे, क्योंकि नाग जाति को त्रिलोकगत अर्थात तीनों लोकों में यात्रा करने की शक्ति प्राप्त थी। यही कारण है कि इंद्र ने एक बार वासुकी पर आक्रमण किया और नागों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, परंतु वासुकी ने शिव की शरण लेकर वरदान प्राप्त किया कि नाग जाति का कभी पूर्ण विनाश नहीं होगा। महाभारत में बताया गया है कि कश्यप की 2 पत्नियां विनता और कद्रु, इनके वंशजों के बीच संघर्ष ने अंततः नागों और मनुष्यों के बीच द्वेष की जड़ें बोईं और यही द्वेष आगे चलकर सर्प सत्र जैसी महात्रासदी का कारण बना। तक्षक का ये भयावह इतिहास भी इसी मूल उत्पत्ति में छुपा है कि क्यों नाग जाति मनुष्यों से सतर्क रहती है, क्योंकि मनुष्य छल, दास्ता और भय के माध्यम से नागों को नियंत्रित करना चाहते थे, जबकि नाग स्वयं को पृथ्वी के प्राकृतिक रक्षक मानते थे। इन सब का मूल उन उत्पत्ति कथाओं में है जहां नागों को शक्तिशाली, दीर्घायु, रूप परिवर्तनशील, औषधि विशेषज्ञ और पाताल जगत के निर्माता के रूप में दर्शाया गया है।
और महाभारत समेत हरिवंश पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं कि नाग जाति का उद्भव केवल सांप रूप के प्राणियों के रूप में नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत, दिव्य, दीर्घायु पृथ्वी रक्षक सभ्यता के रूप में हुआ था। और यही वो बिंदु था जहां नाग जाति की उत्पत्ति केवल जैविक नहीं रही, बल्कि दैवी ऊर्जा प्रधान हो गई, क्योंकि ब्रह्मा ने शेष नाग को वरदान दिया था कि वे विष्णु के अवतारों में शैया बनेंगे और सृष्टि चक्र को संतुलित करेंगे, जिसका अर्थ ये था कि शेष नाग न केवल नागों के राजा हैं, बल्कि धारक ऊर्जा के मूल केंद्र हैं। इसी ऊर्जा के कारण पाताल का पूरा महातल लोक स्थिर रहता है और पृथ्वी पर भूकंप जैसी हलचलें भी नागों द्वारा नियंत्रित होती थीं। ये बात केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नाग बल सूत्रों में भी कही गई है कि पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा को नाग वलय कहा जाता है और नाग जाति उसके प्रवाह के अनुसार अपना निवास चुनती है। जब कश्यप ने कद्रु के पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि वे भूमिगत लोकों के स्वामी होंगे, तब वास्तव में नाग लोक की अवधारणा शुरू होती है, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि नाग जाति को अद्भुत रत्नों, नागमणि, कौस्तुभांश, नील रत्न, गरल मणि का स्वामी बनाया गया, जिनका प्रकाश अभ्रदीप्ति कहलाता है, और यही प्रकाश नाग लोक के आकाश को चमकबार बनाता है। महर्षि व्यास ने महाभारत के आदि पर्व में स्पष्ट लिखा है कि नागों की आंखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि दीप्ति स्रोत थीं, अर्थात वे अपनी दृष्टि से ऊर्जा निकाल सकते थे। यही कारण था कि तक्षक जब क्रोधित होता था तो उसकी दृष्टि वन को जलाने में समर्थ थी। करकोटक का स्वरूप इतना विशाल बताया गया है कि उसके फनों की छाया में 500 ऋषि बैठकर ध्यान कर सकते थे, और पद्म और महापद्म नागों की शक्ति जल तत्व में इतनी प्रखर थी कि वे समुद्र की गहराई में तूफान उत्पन्न कर सकते थे। इन सब का स्रोत वेदों के अहि सूक्तों में है, जहां कहा गया है कि नाग जाति 3 रूपों, सूक्ष्म, दिव्य और स्थूल में रहती थी, और यही उनकी वास्तविक क्षमता थी जिसे मनुष्य समझ नहीं सके। पृथ्वी तल पर नाग जाति की उत्पत्ति के तुरंत बाद गरुड़ और नागों के संघर्ष ने नागों को भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि विनिता और कद्रु के विवाद ने नागों और गरुड़ को जन्मजात शत्रु बना दिया। विनिता ने छल से कद्रु को पराजित किया और गरुड़ को दास्ता में डालने का प्रयास किया, लेकिन गरुड़ देवता ने नागों को शत्रु मान लिया और उनके अंडों का भक्षण करना शुरू कर दिया। इस कारण नाग जाति की रक्षा के लिए वासुकी और शेषनाग ने नागलोक को भूमिगत 7 लोकों में फैलाया। वराह पुराण में लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर हर रहस्यमयी गुफा, हर अनंत कुआं और हर अथाह जलकुंड के पीछे एक नाग मार्ग होता है, और इन्हीं से नागलोक की सभ्यता सतह से जुड़ती थी। नागों की उत्पत्ति केवल जैविक नहीं, बल्कि वैदिक ऊर्जा संरचना का परिणाम भी थी, क्योंकि कश्यप ने कद्रु को आशीर्वाद दिया था कि उसके पुत्र पृथ्वी के गर्भ में रहकर उसकी रक्षा करेंगे। इसका कारण ये था कि मानव और असुर दोनों ही प्रकृति के नैसर्गिक संतुलन को बिगाड़ने में सक्षम थे, लेकिन नाग जाति प्रकृति संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती थी। यही वजह है कि स्कंद पुराण में नागलोक को धरा रक्षक लोक कहा गया है। पुराणों के अनुसार नागों का शरीर तप से शक्तिशाली, दीर्घायु और रूप परिवर्तनशील था। उनकी आंतरिक ऊष्मा गरलाग्नि कहलाती थी, जो विष्णु के सुदर्शन तत्व से जुड़ी थी। इसी गरलाग्नि से नागों की प्रतिरक्षा इतनी शक्तिशाली थी कि वे शीत, दाह, अग्नि, जल किसी भी तत्व में जीवित रह सकते थे। यही कारण है कि महातल लोक, जहां नागों का मुख्य निवास है, को अग्नि रहित अग्निलोक कहा गया है, अर्थात वहां आंतरिक ताप तो है पर बाहरी ज्वाला नहीं। जब उत्पत्ति में कद्रु के हजारों पुत्र उत्पन्न हुए तो उन्होंने अलग अलग भूमिगत क्षेत्रों को बसाना शुरू किया। अनंत नाग ने अनंत प्रस्थ, वासुकी ने वासुकी नगर, करकोटक ने करकोटक वन, तक्षक ने तक्षकपुरी और कुलिक पद्म नागों ने जल तल के नीचे रत्न सरस्वती क्षेत्र बसाया। इन नगरों का विवरण पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जहां लिखा है कि वहां की राजमार्ग रत्नमय होते थे और महलों की दीवारों में मणि ज्योति प्रवाहित होती थी, जो किसी विद्युत प्रवाह की तरह चमकती थी। इनके केंद्र में नाग सभाएं होती थीं, जहां नागराज शेष या वासुकी के आदेशों का पालन होता था। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तब वासुकी ने रस्सी बनकर पृथ्वी को स्थिर करवाया। यही घटना इस बात का प्रमाण है कि नाग जाति केवल धरती के नीचे रहने वाली प्रजाति नहीं, बल्कि दिव्य कार्य में सहयोग देने वाली दिव्य जाति थी। उत्पत्ति काल में इन नागों की प्रमुख समस्या मनुष्यों का बढ़ता हुआ लालच भी था। मनुष्य नागमणि प्राप्त करने के लिए नागों का संहार करते थे, और कई राजाओं ने नागराज कुमारियों को पाने के लिए पाताल में घुसने का प्रयास किया। इन घटनाओं के कारण नागों ने उत्पत्ति के प्रारंभिक काल के बाद सतह से अधिकांश संबंध तोड़कर पाताल में अपनी सभ्यता विस्तृत कर ली।
पुराणों में लिखा है कि नाग जाति की औसत आयु 1 कल्प तक हो सकती थी, अर्थात मनुष्यों की तुलना में हजारों गुना अधिक, और यही दीर्घायु उन्हें सदियों की स्मृति प्रदान करती थी। इस स्मृति के कारण नाग जाति कभी अपना अपमान या हत्या भूलती नहीं थी। यही कारण है कि तक्षक ने राजा परीक्षित का वध किया, क्योंकि परीक्षित ने उनके तपस्वी पिता को अपमानित किया था। ये घटना भी उत्पत्ति काल के सिद्धांत को ही पुष्ट करती है कि नाग जाति भावना, बुद्धि और ऊर्जा तीनों में तीव्र होती है। उनकी उत्पत्ति के समय ही उन्हें ये ब्रह्मा ने ये वरदान भी दिया था कि वे भूगर्भ, नदियों, पर्वतों और ऊर्जा केंद्रों की रक्षा करेंगे। इसलिए नागलोक का अस्तित्व पृथ्वी के संतुलन से सीधे जुड़ा है। उनकी उत्पत्ति कथा में यह भी लिखा है कि नागलोक को ब्रह्मा ने आकाश रहित आकाश दिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां सूर्य नहीं परंतु प्रकाश है, जहां जल है परंतु समुद्र जैसा खारा नहीं, जहां भवन है परंतु पत्थर से नहीं बल्कि जीवंत रत्नों से बने हुए। इन नगरों में सबसे विशाल भोगवती नगरी है, जिसे महाभारत में वर्णित किया गया है और जिसकी दीवारें सूर्य की लालिमा में भी चमकती रहती थीं, क्योंकि उनमें गौर मणि जड़ी होती थी। उत्पत्ति काल के नाग न केवल शरीर से शक्तिशाली बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। तंत्र, योग, औषधि, नाड़ी विज्ञान, स्थापत्य, खनिज विज्ञान और जल ऊर्जा पर उनका अद्भुत अधिकार था। इसी ज्ञान से उन्होंने नागलोक की 7 परतें बनाई: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जिनमें महातल उनका मुख्य नगर था। उनकी भाषा नाग लिपि थी, जो पृथ्वी की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है, और ये लिपि आज भी अनेक शिलालेखों में मिलती है। उनकी उत्पत्ति ने ब्रह्मांड के तीनों लोकों के संतुलन की नींव रखी, और यही उत्पत्ति आगे चलकर नागलोक के वास्तविक अस्तित्व, उसके द्वारों, उसकी सभ्यताओं और मनुष्य नाग संघर्षों का आधार बनी। और जैसे जैसे नाग जाति का विस्तार भूमिगत लोकों में गहराई तक फैलता गया, वैसे वैसे पृथ्वी पर उनके चिन्ह अनेक स्थानों पर मिलने लगे, जिनमें प्रमुख है पवित्र नगरी वाराणसी, जहां मणिकर्णिका घाट के नीचे एक नाग मार्ग का उल्लेख मिलता है, जिसे स्कंद पुराण में अनंत की सीढ़ियां कहा गया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्र कांचीपुरम के नागकुंड को भूमिगत नागलोक का द्वार कहा गया है, क्योंकि उत्पत्ति के काल में कद्रु पुत्रों ने कई वर्षों तक यहीं तपस्या की थी। उत्तर भारत में स्थित अनंतनाग का नाम ही नागराज अनंत के नाम पर पड़ा, जिसका विवरण नीलमत पुराण में मिलता है, जहां लिखा है कि अनंतनाग क्षेत्र में पहले नागराज की एक विशाल गुफा थी, जो महातल लोक तक सीधी उतरती थी। ये तीनों स्थान केवल प्रतीक नहीं बल्कि नाग उत्पत्ति के वास्तविक स्थलीय प्रमाण माने गए हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार नाग जाति ने पृथ्वी पर जब मनुष्य और गरुड़ वंश से संघर्ष शुरू किया, तब उन्होंने पृथ्वी पर विरले कुछ ही मार्ग छोड़े, जो आज भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए माने जाते हैं। उत्पत्ति के उसी काल में जब नागेंद्र वासुकी देवताओं की सहायता से समुद्र मंथन में शामिल हुए, तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि नाग जाति केवल पृथ्वी तल की रक्षक ही नहीं बल्कि देवताओं की सहायक भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी बनी वो कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि स्वयं वासुकी थे। ये घटना नाग उत्पत्ति को दैवी सहयोग से जोड़ती है और बताती है कि नाग जाति का जन्म केवल पृथ्वी की गहराइयों में रहने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि चक्र के महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देने के लिए हुआ था। उत्पत्ति के समय नागों ने पाताल लोक की संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक लोक में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित रहें। अतल लोक में अग्नि तत्व का प्रवाह, वितल लोक में ध्वनि तत्व का प्रवाह, सुतल लोक में जल तत्व का प्रवाह, रसातल में छाया तत्व का प्रवाह और महातल में मणि ऊर्जा का प्रवाह। ये मणि ऊर्जा नागों की सबसे प्राचीन तकनीक थी, जिसे वे अपने शरीर, भवनों, मार्गों और युद्ध कला में प्रयोग करते थे। उत्पत्ति कथा में कहा गया है कि नाग जाति अपनी ऊर्जा को बाहरी वस्तुओं में संचारित करने में सक्षम थी, इसलिए नागमणि केवल एक रत्न नहीं बल्कि एक ऊर्जा संग्रह थी, जो प्रकाश, गर्मी, उपचार और विनाश चारों कार्य कर सकती थी। इस मणि विद्या के कारण ही नागलोक में अंधकार होने के बावजूद नगर उजाला बिखेरते थे। स्कंद पुराण में इसके लिए शब्द आया है निरंधकार दीप्ति, यानी ऐसा प्रकाश जिसका कोई दृश्य स्रोत नहीं परंतु वो पूरे नगर को प्रकाशित करता है। इस उत्पत्ति के युग में ही तक्षक, करकोटक, कुलिक, पद्म और महापद्म नागों ने पृथ्वी और पाताल के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाए, जिनमें से कई मार्ग आज भी गुप्त माने जाते हैं।
महाभारत कहता है कि इनमें से कुछ मार्ग हिमालय के नीचे, कुछ विंध्य पर्वतों की गुफाओं में और कुछ काशी और कांचीपुरम के पाताल प्रवेशों में आज भी सक्रिय हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि नागों की उत्पत्ति किसी सामान्य प्रजाति की तरह नहीं हुई थी। वे कश्यप की संतानों में सबसे अधिक शक्तिशाली, दीर्घ आयु और दिव्य विद्या से युक्त माने गए थे। कद्रु ने अपने पुत्रों को उत्पन्न होते ही बुद्धि, विष और ऊर्जा तीनों का आशीर्वाद दिया था। इसलिए नाग जाति में शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक क्षमता भी अत्यंत तीव्र थी। उत्पत्ति के काल में नागों ने अपनी सभ्यता को 3 प्रमुख विधाओं में विभाजित किया। 1. तप विद्या, जो शेष, अनंत और वासुकी जैसे नागों द्वारा संचालित थी। 2. स्थापत्य विद्या, जिसके अंतर्गत नागलोक के महल, गलियारे, द्वार, ऊर्जा स्तंभ और सुरंगें बनाई गईं। 3. युद्ध विद्या, जिसमें तक्षक, कुलिक और करकोटक प्रमुख थे। इन तीनों विद्याओं ने नागलोक को एक पूर्ण विकसित, अनुशासित और समृद्ध सभ्यता का रूप दिया। उत्पत्ति के कुछ ही काल बाद ये स्पष्ट हो गया कि नाग जाति और मनुष्य जाति का संबंध सरल नहीं रह सकता, क्योंकि जहां नाग दीर्घ आयु और ऊर्जा समृद्ध थे, वहीं मनुष्य क्षणभंगुर और अनियंत्रित। मनुष्यों का लालच नागमणि, नाग ऊर्जा और नाग ज्ञान को पाने के लिए बढ़ने लगा और यही लालच आगे चलकर नाग जाति के विनाश के प्रयासों का कारण बना। इसी समय कश्यप ने यह भविष्यवाणी की थी कि नाग जाति का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्यों का भय और लालच होगा, क्योंकि मनुष्य जिस शक्ति को समझ नहीं पाते उससे डरते हैं। ये भविष्यवाणी बाद में सच भी हुई, जब राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र में संपूर्ण नाग जाति को नष्ट करने का आदेश दिया। परंतु ये सब बहुत आगे की कहानी है। उत्पत्ति के इस प्रथम युग में नागों की शक्ति, दीर्घ आयु और ऊर्जा इतनी प्रखर थी कि वे देवताओं और ऋषियों के बराबर माने जाते थे। वे केवल भूमिगत रहने वाले प्राणी नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना के तत्व रक्षक थे। उनकी उत्पत्ति का यही दिव्य आधार आने वाले युगों में नागलोक की विशाल सभ्यता, पाताल लोक की संरचना और मनुष्य नाग संघर्ष का केंद्र बना। और इसी अद्भुत, अनंत, दिव्य और रहस्यमय नाग सभ्यता के इन अनगिनत प्रमाणों के बीच वो प्रश्न बार बार उठता है जिसने इस पूरी कथा को शुरू किया था कि क्या नागलोक वास्तव में वास्तविक है? क्या उसके 17 गुप्त द्वार सचमुच अस्तित्व में हैं? और यदि हैं तो वे कहाँ हैं? और इन द्वारों का रहस्य मनुष्य जाति से क्यों छुपाया गया? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें उन प्राचीन ग्रंथों की आखिरी पंक्तियों में जाना पड़ता है जहाँ नागों की उत्पत्ति, नाग भूमि की संरचना, मनुष्य नाग संघर्ष और देव नाग सहयोग का अंतिम सत्य लिखा गया है। स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत तीनों बताते हैं कि नागलोक पृथ्वी के नीचे स्थित महातल लोक में फैला हुआ है और उसके 17 भौतिक द्वार पृथ्वी के विविध भागों में छिपे हैं, जहां से कुछ मार्ग हिमालय में, कुछ विंध्य में, कुछ काशी की गुफाओं में, कुछ कांचीपुरम की पाताल सीढ़ियों में और कुछ अनंतनाग की नाग गुफाओं में उतरते हैं। परंतु इन सब में सबसे भीषण, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक द्वार वो है जिसका उल्लेख केवल एक ही ग्रंथ स्कंद पुराण के एक ही अध्याय में मिलता है, जो कहता है, पर्वतस्य गुहायाम तु एकम शयन द्वारम प्रकटते यत्र स्थितो नानाविधः नागराज समाहितः। अर्थात एक ऐसा द्वार जो पर्वत की सबसे गहरी गुफा में स्थित है, जिसे शयन द्वार कहा गया है और जिसकी रक्षा स्वयं नागराज के सबसे पुराने वंशज करते हैं। यही शयन द्वार नागलोक का मुख्य प्रवेश माना गया है और आश्चर्य की बात यह है कि ये द्वार आज भी मौजूद है और इसका स्थान हिमालय के मध्य क्षेत्र में बताया गया है, जहां से एक विशाल, अनंत, सीधी नीचे को जाती सुरंग खुलती है जिसे मनुष्य कभी पार नहीं कर पाए। पुराण कहते हैं कि इस द्वार का रहस्य शेष नाग ने स्वयं छुपाया ताकि मनुष्य नागलोक की दिव्य विद्या, नागमणि और महातल की ऊर्जा तक न पहुंच सके। इस द्वार का अंतिम रहस्य ये है कि ये केवल भौतिक मार्ग नहीं बल्कि ऊर्जा द्वार भी है, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अहिंसा, सत्य, तप, संयम और निर्भयता के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि युगों से असंख्य साहसी यात्रियों ने इस द्वार का पता लगाने की कोशिश की, परंतु केवल वही सफल हुए जिनके हृदय में भय नहीं था। नागलोक के इन 17 द्वारों का यही रहस्य यही बताता है कि नाग जाति केवल पाताल की कथा नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जिसने पृथ्वी, पाताल और स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन में भूमिका निभाई है। और कहानी का अंतिम सत्य ये है कि नागलोक का एक द्वार, शयन द्वार,
अब भी जीवित है, अब भी सांस ले रहा है, अब भी उजाला छोड़ रहा है और अब भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जब कोई ऐसा मनुष्य वहां पहुंचेगा जो शक्ति नहीं बल्कि सत्य की तलाश में होगा। यही वो अंतिम रहस्य है जिसने इस पूरी कथा को जन्म दिया और जो ये साबित करता है कि नागलोक केवल पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक, जीवित, प्राचीन और महाशक्तिशाली लोक है जिसका प्रकाश आज भी धरती के गर्भ में धड़क रहा है। तो दोस्तों, ये थी नागलोक से जुड़े कुछ रहस्य की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही असली, डॉक्यूमेंटेड और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धार्मिक दुनिया परिवार का हिस्सा बने। रहस्य की इस दुनिया में आपका साथ ही हमारी ताकत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।